साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। एसएमएस में मरीज को गलत खून चढ़ाने का मामला सामने आया है। आईसीयू में भर्ती मरीज सचिन की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मरीज को गलत खून चढ़ाया था और मरीज के इलाज के लिए बोर्ड भी गठित कर दिया गया है, लेकिन सचिन की स्थिति लगातार क्रिटिकल बनी हुई थी। मामले में कॉलेज प्रशासन ने जांच कमेटी भी बनाई और ब्लड ग्रुप O+ था और आपको बता दें कि AB+ चढ़ा दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर आईसीयू में भर्ती मरीज सचिन की मौत हो गई है। एसएमएस में मरीज को गलत खून चढ़ाने का ये मामला सामने आया है और ये बड़ी लापरवाही देखिए मानी जा रही है, क्योंकि मरीज के इलाज के लिए अब इस वजह से बोर्ड भी गठित कर दिया गया है। जयपुर से ये जानकारी। सचिन की स्थिति लगातार क्रिटिकल बनी हुई थी और गलत खून चढ़ाने का ये पूरा मामला जयपुर से निकल करके सामने आया है। मामले में कॉलेज प्रशासन ने जांच कमेटी भी बना दी है और ब्लड ग्रुप O+ था और आपको बता दें कि AB+ चढ़ा दिया गया। तो ये बड़ी लापरवाही अस्पताल में हुई है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आईसीयू में जो सचिन उसको भर्ती किया गया था, जो हालत है उसकी क्रिटिकल जो है वो लगातार बनती दिखी थी। उसके बाद से अब जो अपडेट है इस पूरे मामले में वो यही है कि सचिन की मौत हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एसएमएस में मरीज को गलत खून चढ़ाने का ये पूरा मामला है। आईसीयू में सचिन की मौत हो गई है और मरीज को आपको बता दें कि गलत खून चढ़ाया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, ये बड़ी लापरवाही हुई है क्योंकि जो गलत खून है वो चढ़ाने का ये पूरा मामला है। अब टीम भी गठित कर दी गई है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए। फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए आयुषी, इस वक्त जब इसमें जांच चल रही है तो जांच में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिस तरीके से एसएमएस अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है कि जब किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसकी 3 से 4 जगह मॉनिटरिंग की जाती है। चूंकि एसएमएस अस्पताल में ये सख्त रोक लगा रखी है कि बाहर की किसी लैब का ब्लड नहीं लाया जाएगा और वहीं से ब्लड लिया जाएगा। तो इस मामले में अभी तक की जो प्रारंभिक जांच हुई इसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि जो मरीज के परिजन थे उनको जो स्लिप दी गई थी वो जो चिकित्सकों के द्वारा नहीं दे करके वार्ड बॉय और इस तरह के जो कर्मचारी हैं जो कि उनको जारी करने के लिए अधिकृत ही नहीं है, और वही जो स्लिप लेकर के जब कर्मचारी ब्लड बैंक पर गया तो उसको वहां ब्लड बैंक पर वो खून दिया गया, लेकिन जो ब्लड वहां से लिया गया और चिकित्सकों द्वारा चढ़ाया गया उसकी एंट्री नहीं की गई है। यानी इस पर लापरवाही दर लापरवाही उजागर होती जा रही है और बहुत बड़ा जो खामियाजा कहीं ना कहीं जो मरीज है, परिजन है, उसको उनके परिजनों को भुगतना पड़ा है, क्योंकि मरीज की मौत हो चुकी है। और इस मामले में अब चूंकि अस्पताल प्रशासन कहीं ना कहीं लीपापोती के प्रयास में जुटा हुआ है और लगातार जो मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अस्पताल प्रशासन की लापरवाही उजागर होती जा रही है। अब किस तरीके से अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले की जांच करेगा, क्योंकि दोषी भी अस्पताल के ही अधिकारी हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, और जांच भी अस्पताल का प्रशासन ही कर रहा है। ऐसे में क्या जो प्रशासन है वो अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही आई है कि चिकित्सकों की और जो अस्पताल के कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही के कारण एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। एक परिवार का जो सदस्य है वो एक परिवार लगभग उजड़ गया है। तो अब इस मामले में अस्पताल प्रशासन ये दावा तो कर रहा है कि जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक जांच के नाम पर ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है कि जो संबंधित दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया हो या इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसे रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाने की जिस तरह की जरूरत है वो भी अभी तक सामने नहीं आई है। यानी जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है और पूरे मामले पर पूरे सिस्टम ने चुप्पी साध रखी है, चूंकि बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है और एक मरीज, उस मरीज की आज मौत हो चुकी है।
बिल्कुल राकेश, देखिए एसएमएस प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल और वहां पर अगर ऐसी घटनाएं निकल करके सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है कि कई सवाल भी खड़े होते हैं। राकेश, जैसे कि आप बता रहे हैं कि टीम भी गठित कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब देने को तैयार नहीं हुआ है। अभी फिलहाल आप वहां पर पहुंचे हो, लोगों से बातचीत हो पाई हो या किसी डॉक्टर से बातचीत हो पाई हो, परिजनों का इस पूरे मामले में क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए परिजनों से हमारी बात हुई, चिकित्सकों से बात हुई। चिकित्सक चूंकि इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि लापरवाही अति गंभीर श्रेणी की है ये, और एक इसमें मरीज की मौत भी हो चुकी है। तो इसमें निश्चित तौर पर जो दोषी चिकित्सक हैं, जो दोषी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की जा रही है, क्योंकि एक तरीके से ये पूरी ये ऐसी नहीं है जो गलती से हुई हो, ये ऐसी लापरवाही है जिस ब्लड को चढ़ाने के लिए 4 से 5 जगह उसकी चेकिंग की जाती है, लेकिन कहीं भी चेकिंग नहीं हो रही। ये एक पेशेंट के साथ हुआ है। अगर इस तरीके से इस अस्पताल में, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, जो दूसरे राज्यों में जिसको मिसाल के रूप में पेश करते हैं, वहां इतनी बड़ी लापरवाही अनदेखी एक पूरे प्रदेश में लोगों में एक बहुत ज्यादा इसको लेकर के एक संवेदनशीलता अस्पताल को लेकर के है। लेकिन अब जिस तरह की लापरवाही यहां पर आ रही है, चिकित्सकों की मनमानी सामने आ रही है, उसको लेकर के अब प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, क्योंकि अगर चिकित्सकों पर कार्रवाई की जाती है तो चिकित्सक धमकी देते हैं, आंदोलन करते हैं, कामकाज का बहिष्कार करते हैं, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। वहां पर मरीजों के परिजनों को एक तरीके से कहें कि वहां पर चिकित्सकों के द्वारा एक बंदी के रूप में बना करके रखा जाता है, ना तो वो अपनी आवाज खोल सकते हैं या बोल सकते हैं। अगर वो विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ वहां पर एक्शन करने के लिए जो है अस्पताल प्रशासन के साथ साथ चिकित्सक भी उन पर लामबंद हो जाते हैं, परिजन अकेले पड़ जाते हैं, पूरा अस्पताल का प्रशासन उन पर भारी पड़ जाता है। तो अब जिस तरह की ये लापरवाही सामने आई है और ये एक मरीज की मौत हुई है, इस मामले में अब जो है मरीज के परिजन हैं वो हत्या के प्रयास का मामला भी इसमें दर्ज करवा सकते हैं। और जो दूसरे संस्थान हैं, चूंकि ये एक गंभीर श्रेणी की लापरवाही है और उसमें साफ तौर पर पता चला है कि कहीं ना कहीं जो चिकित्सक हैं, जो स्टाफ कर्मी अस्पताल के, उन्होंने इस मामले में बेहद गंभीर लापरवाही बरती है। बिल्कुल राकेश, देखिए जब ऐसे बड़े अस्पताल में ऐसी लापरवाही निकल करके सामने आती है तो जाहिर सी बात है जो आम जनता डॉक्टर को भगवान मानती है, उनका भी भरोसा धीरे धीरे डॉक्टरों से उठता हुआ नजर आता है। ठीक है, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव में एनडीए का मिशन 400। आपको बता दें कि राज्यों में महिला सहायता समूहों में सम्मेलन होंगे और मंडल स्तर पर 7 मार्च को कई सम्मेलन होंगे। पीएम मोदी सम्मेलनों को संबोधित भी करेंगे। शक्ति बंधन अभियान के तहत संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर 7 मार्च को कई सम्मेलन मंडल स्तर पर होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मंडल स्तर पर 7 मार्च को कई सम्मेलन होने हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए का जो मिशन है वो 400 है। तो देखिए राज्यों में महिला सहायता समूहों में सम्मेलन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। शक्ति बंधन अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन होना है। जिस हिसाब से देखिए आने वाले दिनों में लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुट चुकी है और यह कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए 400 के पार। तो इसी को लेकर के अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकों का दौर जो है वो भी तस्वीरें हमने देखी है जो लेते हुए वो नजर आए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलनों को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि शक्ति बंधन अभियान के तहत ये संबोधन होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए लगातार ऐसी तस्वीरें अब निकल करके सामने आ रही हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में जुटी हुई है। यह कहा जा रहा है कि 7 मार्च को कई सम्मेलन होंगे जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जी देखिए, देश भर में 7 मार्च को बड़े स्तर पर बीजेपी शक्ति बंधन कार्यक्रम का आगाज कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन पश्चिम बंगाल में होंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया जा रहा है, लेकिन उसको पूरा वर्चुअली जो है पूरे देश में जो है उसका लाइव प्रसारण करने की तैयारी है। और हर प्रदेश में बीजेपी का महिला मोर्चा शक्ति बंधन के कार्यक्रम आयोजित कराएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनाएगा। तो महिला शक्ति पर, आधी आबादी पर बीजेपी की खास नजर है। और जब से मातृवंदन अधिनियम पारित किया गया है
उसके बाद से मातृशक्ति को अपने साथ में बनाए रखने के लिए बीजेपी घर घर जा रही है और आधी आबादी के वोट का अधिकांश हिस्सा अपने पाले में रखने के लिए, इस वोट को हमेशा अपने साथ बनाए रखने के लिए रोज कुछ न कुछ नया करती जा रही। तो इसी कड़ी में 7 मार्च को बहुत बड़ा कार्यक्रम है। देश भर में बीजेपी की कार्यकर्ता महिला शक्ति को कार्यक्रमों में लाएगी, वहां पर पीएम मोदी का संबोधन सुनाया जाएगा और एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए मातृशक्ति का आशीर्वाद लेने की कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उसमें पूरी बीजेपी अभी से जुट गई है और 7 मार्च के कार्यक्रमों के लिए हर जिला स्तर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियां चल रही। बिल्कुल बाबूलाल, मैच कुछ ही दिन बाकी हैं जब चुनाव होना, और उससे पहले बीजेपी पूरी तैयारी में जुट चुकी है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज यूपी के सीतापुर जिले के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम करीब 9 बजे जयपुर से रवाना होंगे और दोपहर 11:30 बजे नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी मंदिर और व्यास गद्दी के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो पार्टी के कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। उनके साथ यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 12 बजे वो लोकसभा क्लस्टर लोकसभा की प्रबंध समिति की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीतापुर में 5 लोकसभा सीटों को लेकर के आज बीजेपी का मंथन है और इस बैठक में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो शामिल होने वाले हैं। तो आज यूपी के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और कई कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। लोकसभा क्लस्टर की बैठक में सीएम हिस्सा लेंगे और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी सीएम शिरकत करने वाले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, 5 लोकसभा सीटों को लेकर के बीजेपी का मंथन होगा, क्योंकि देखिए कुछ ही दिन बाकी है लोकसभा चुनाव को लेकर के, और जो तस्वीरें अलग अलग राज्यों से निकल करके सामने आ रही है, बीजेपी पूरी तरीके से अब तैयारी में जुट चुकी है कि इस बार जीत हासिल करनी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संदीप, सीएम भजनलाल शर्मा के क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है, कितने बजे पहुंचेंगे, ये तो हमने जानकारी दे दी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। अब लगातार तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। यूपी में अभी क्या हलचल है? जी बिल्कुल, ऐसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, आज उनका सीतापुर में कार्यक्रम है। यहाँ पर अगर उनके कार्यक्रम को लेकर देखा जाए तो सीतापुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सियासी बैठक है वो बहुत बड़ी बैठक मानी जा रही है। बताते हैं कि आपको बताते चले कि 11:30 बजे भजनलाल शर्मा जो है सीतापुर के नैमिषारण्य विश्वविख्यात जो कि मंदिर है मां ललिता देवी मंदिर में जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वहीं पर व्यास गद्दी के साथ साथ में दर्शन भी करेंगे। उसके बाद सीतापुर के जिला मुख्यालय पर एक निजी रेस्टोरेंट में बैठक होगी, कलस्टर की बैठक होगी, जिसपे सीतापुर के साथ साथ में मिश्रिख, हरदोई, लखीमपुर खीरी, धौरारा, इन 5 लोकसभा सीटों के लिए जो है बैठक में मंथन होगा। इनमें क्लस्टर जो है उनमें बैठक होगा। आपको बताते चलें कि साथ साथ में भजनलाल शर्मा जी के साथ में जेपीएस राठौड़ जो यहाँ के प्रभारी हैं वो भी साथ में मौजूद होंगे, और इनके साथ साथ में तमाम मंत्री, नेता और विधायक जो है वो भी मौजूद होंगे। कुल मिला के देखा जाए जो प्रधानमंत्री ने जो एक संदेश दिया है कि लोकसभा में जो है 400+ सीटों के आने का जो मंत्र दिया, जो संदेश दिया है, उसी संदेश को लेकर यहाँ पर एक बड़ी सियासी बैठक होगी। और इसमें सुबह से लेकर शाम तक का यहाँ पर बैठकों का दौर चालू होगा, जिसमें लोकसभा क्लस्टर की पहले बैठक होगी, फिर विधानसभा की बैठक होगी, और उसके बाद जो प्रबुद्ध जीवियों की है बैठक होगी। उसके बाद जो है राजस्थान के जो सीएम है भजनलाल शर्मा और जेपीएस राठौर, सीतापुर के जो प्रभारी मंत्री है मैंगो शरण सिंह, तमाम मंत्री जो विधायक हैं वो उनके साथ में बैठक करेंगे और जीत के लिए रणनीति तैयार करेंगे। जी बिल्कुल संदीप, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। सीएम जब पहुंचेंगे तो उसकी भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीकानेर से परीक्षा में एक नकल माफिया और परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। एएसपी जगरान मीणा ने बताया कि मुखबिर ने बताया कि शहर के नारनोल रोड पर एक मकान में कुछ लोगों का लगातार आना जाना हो रहा था। पूछताछ करने पर यह सामने आया कि पेपर नकल गिरोह के ये सदस्य हैं। कुछ लोग ऑनलाइन होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों की आईडी पासवर्ड लेकर के ऑनलाइन स्क्रीन शेयर कर पेपर को सॉल्व करते थे। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा।
तो सीएसआईआर की परीक्षा में नकल की तैयारी, और देखिए यहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और मकान में ये पूरा गिरोह चल रहा था। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन होने वाली परीक्षाओं में ये नकल करवाते थे, ऑनलाइन स्क्रीन शेयर करके पेपर सॉल्व करते थे। तो सीएसआईआर की परीक्षा में इनका देखिए बड़ा रोल रहा है, जिसको अब गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, मकान में ये पूरा गिरोह चल रहा था। नकल माफिया गिरोह पर पुलिस ने दबिश दी है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है ताकि और लोगों की भी पहचान की जा सके, उनकी भी गिरफ्तारी हो सके। तो लगातार देखिए, अगर हम बात राजस्थान की करें, जब से सीएम भजनलाल शर्मा ने कमान संभाली है, तब से पेपर लीक हो या ऐसी जो घटनाएं होती हैं, इस पर नकेल कसती हुई प्रशासन दिख रही है और नकल माफिया गिरोह पर दबिश दी गई है, जिनमें 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उनसे अब पूछताछ की जा रही है। वो विभिन्न जगहों पर हो रहे थे, इनके दिल्ली है, द्वारका या चंडीगढ़, अलग अलग जगह पर वो होते ऑनलाइन जो पेपर हो रहे थे। तो यहाँ बहरोड में हमको जो सूचना मिली थी वो कह रहे कि साहब स्क्रीन शेयर करके उनके पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं, जिस पर हमने दबिश दी तो हमने 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है, 2 व्यक्तियों को जो स्क्रीन शेयर करके। दौसा में चुनाव से पहले बीजेपी में अंदरूनी कलह नजर आने लगी है। बीजेपी के 2 बड़े नेताओं में पोस्टर वार शुरू हो गया है। जी हां, सांसद जसकौर मीणा ने तो यहां तक कह दिया कि क्या लेना देना है किरोड़ी लाल का। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब ढिलाई भी चलेगी। यहाँ जो शक्ति बंधन बैनर लगा हुआ है ना, जो पोस्टर बनाया बिना तो इसमें उसका रामविलास विधायक का फोन है, फोटो है ना, मेरा है, और इसमें किरोड़ी का लगा है। क्या लेना देना उसका? अधिकारी से तो कर ली, उनको तो क्योंकि हमको पता ही नहीं, मैंने डांटा। और ना कोई बैंक मैनेजर। अब ये महिलाएं आ गई तो इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? दरअसल मामला दौसा के लालसोट के डिडवाना गांव का है। गांव के पीली का खान इलाके में सामुदायिक भवन में ब्लॉक स्तरीय शक्ति वंदन सखी पुरस्कार कार्यक्रम था। कार्यक्रम में दौसा सांसद जसकौर मीणा चीफ गेस्ट बनकर पहुंची। कार्यक्रम के लिए जो बैनर तैयार किया गया था, उस पर पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम भजनलाल शर्मा और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की तस्वीर थी। अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रम में मुख्य बैनर पर खुद की और लालसोट विधायक रामविलास की तस्वीर न पाकर सांसद उखड़ गए। उन्हें मंच से ही राजीविका मिशन अधिकारी बलदेव गुर्जर को फोन कर दिया और जमकर भड़ास निकाली। इतना ही नहीं, उन्होंने स्थानीय नेता को भी फटकार लगाई। नहीं, आप नहीं आ पाए तो आप मुझे फोन करते या मंडल अध्यक्ष को फोन करते। 5 मंडल अध्यक्ष हैं लालसोट के, इनको किसी को सूचना नहीं है। नहीं, ऐसा है, जिले वाला तो आपको देगा और कोऑर्डिनेटर देगा हमारे मंडलों को। सांसद जसकौर एसडीएम नरेंद्र कुमार मीणा की गैर मौजूदगी पर भी भड़की। उन्होंने फोन पर एसडीएम की भी क्लास लगाई। अधिकारी ने कहा कि मुझे कार्यक्रम का पता ही नहीं है। अधिकारी के जवाब के बाद सांसद और ज्यादा भड़क गई। फिलहाल इसे बीजेपी में अंदरूनी कलह कहे या कुछ और। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। पर हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, अपना संबोधन दे रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। सचमुच में जो कह रहा हूं सही है, बदला है, संतोष है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने तो पहले वाली काशी देखी ही नहीं होगी। उनको तो आम बात बढ़िया काशी दिख रही होगी। यही मेरी काशी का सामर्थ्य है और यही काशी के लोगों का सम्मान है। यही महादेव की कृपा की ताकत है। बाबा जौन चा झालन ओके के रोक पावेला। यही लिए बनारस में जब भी कुछ सब होला, लोग हाथ उठा के बोलवन
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।